हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते भी रहते हैं और आइंदा भी करेंगे। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आते हैं जिस पे हम बात करते हैं इस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से और दुनिया भर जिसका ताल्लुक कहीं न कहीं इन कंट्रीज़ या साउथ एशिया से होता है। उसपे हम शायद ज़्यादा बात करते हैं। वैसे तो ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक नहीं भी होता, उसपे हम बात करते हैं। तो आज भी ऐसा एक इश्यू है। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 1947 जब पार्टीशन हुई उस वक़्त से लेके 2024 आया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और आते रहते हैं। इस वक़्त भी ताल्लुकात थोड़े से क्या बल्कि काफ़ी लो लेवल पे है, लेकिन कहीं न कहीं बात-वात होती है मीडिया पे, कहीं न कहीं जो है आपस में कुछ न कुछ कनेक्टिविटी रहती है। हालाँकि उस तरह के नहीं है, जिस तरह के 2 नेबरिंग कंट्रीज़ में होने चाहिए या हो सकते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली मैं ये कहूँगा। ख़ैर अभी अजय बसारिया साहब जो जो पाकिस्तान में एज़ अ डिप्लोमेट काम किया, उन्होंने उन्होंने 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई और उसके बाद फिर एक डॉग फाइट हुई पाकिस्तान एयर फोर्स वर्सेस इंडियन एयर फोर्स, उन हवाले से उन्होंने बात की, इमरान खान साहब की बात की। अ, हम इस लेवल पे पहुँचते क्यों हैं? थोड़ा-सा इस हवाले से बात करेंगे। मोदी साहब से वो बात करना चाहते थे, उन्होंने बल्कि उन दिनों में एक बात बड़ी मशहूर थी कि ये मिस्ड कॉलें देते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते, फिर मैसेज कर देते हैं, फिर भी वो बात नहीं करते। क्या वजह है कि हिंदुस्तान ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, वैसे तो जब से पार्टीशन हुई उस वक़्त से लेके अभी तक। लेकिन कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया में हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी हम लोगों से सुनते हैं कि जो 10 या 9 सालों में अचीव किया, शायद वो रेस्ट ऑफ द 60 या 65 इयर्स में नहीं किया। क्या वजूहात हैं इसकी? इस हवाले से भी आज हमारी बात होगी और आज पहली दफ़ा हमें जॉइन कर रहे हैं एनालिस्ट हैं। आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा आए हैं डॉक्टर अंकित शाह साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया आपको भी। नमस्ते एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे हैं इस वक़्त, एक तो थोड़ा-सा क्योंकि आपका ताल्लुक अहमदाबाद से है, मोदी साहब का इलाका है, उनका नेटिव सिटी है, और उनकी वजह से मैंने अभी शो से पहले भी डॉक्टर साहब से कहा कि हम अहमदाबाद को तो चलो सुनते हैं, लेकिन मोदी साहब की वजह से ज़्यादा वो मशहूर है और वहाँ के क्रिकेट ग्राउंड की वजह से। डॉक्टर साहब, ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं। अ, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, हम देखते हैं। शायद पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर किसी के साथ बहुत क्लोज़ टाइज़ हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या वजह हुई? 4 जंगें भी हुई, उसके बाद भी इस तरह की सिचुएशन जो 2019 में क्रिएट हुई, जिस पे अमेरिका, यूके, बाकी यूरोपियन वर्ल्ड ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया बड़े क्लोज़ आए थे जंग के दहाने में। देखिए फ़खर जी पहले तो आपने कहा कि अहमदाबाद मोदी जी का इलाका है, जी। तो वहीं पे हम करेक्शन कर दें, पूरा जी, भारतीय उपमहाद्वीप मोदी जी का इलाका है। बिल्कुल ना इसमें कोई सिर्फ डाउट नहीं, नहीं, अहमदाबाद। नहीं, आई एग्री वो तो मतलब हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन क्योंकि जो अ, इलाका जहाँ से उन्होंने तो स्टार्ट किया ये उस हवाले से मैं कहता हूँ कि बड़ा फेमस है। आपने देखा होगा कि मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स पे एक्शन हो गया। तो पूरा जी, ही बिल्कुल। हमारा इलाका है, नॉट जस्ट अहमदाबाद। अच्छा, जहाँ तक अहमदाबाद का सवाल है तो आज मोहम्मद बिन जायद जो है हमारे गेस्ट है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात समिट का यहाँ पे इवेंट है, जहाँ पे बहुत सारे नेशनल लीडर्स कंट्रीज के यहाँ आ रहे हैं और पूरा एक रोड शो होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और अरब वर्ल्ड के जो भाई भाई का एक रिश्ता है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि वो एंशिएंट भारतीय लोग हैं सऊदी अरेबिया में और यूएई में। तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी दो ही कंट्रीज के लीडर्स को ब्रदर बताते हैं, एक एमबीएस ऑफ सऊदी अरेबिया और एक एमबीजेड, और राइट, किसी को उन्होंने ब्रदर नहीं लिखा आज तक। एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो हमारे अरब ब्रदर्स हैं, वो अपने कल्चरल रूट्स में आने के लिए उत्सुक है, और ये जो उनका घर वापसी बोलो या अ, अपने एंशिएंट रूट्स तलाशना बोलो, ये नाउ इट्स नॉट जस्ट a wave of decolonization, but it is now inevitable for them,
क्योंकि एक इकोनॉमिक एंगल भी उसका बनता है। दूसरा, आपने जो देखा कि अहमदाबाद और गुजरात तो आप जानती हैं प्रधानमंत्री जी का स्टेट है, तो एक गिफ्ट सिटी का पूरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि भाई पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल फाइनेंशियल हब, आईटी हब उसको बनाना, एजुकेशन हब बनाना है। तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स बोलो या रिसर्च सेंटर्स बोलो या एजुकेशन कैंपसेस बोलो, वो यहाँ पे लगने हैं। और उसमें आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो सॉवरेन फंड है, क्योंकि वो तो तलाश रहे हैं कि पोस्ट क्रूड ऑयल वर्ल्ड की तैयारी में जुट गए हैं अब वो, क्योंकि मुफ्त का क्रूड ऑयल तो जो है अब, मतलब उसका रेलेवेंस 15-20 साल का बचा। उन्होंने पाकिस्तान की तरह कटोरे लेके नहीं घूमना, तो उनको समझ में आ रहा है कि अब बहुत रिस्की हो चुका है, क्योंकि क्रूड ऑयल के बाद क्या करेंगे अगर रिलीजियस डॉक्ट्रिन पे चले तो, क्योंकि सोसाइटी एक क्लोज सोसाइटी, आप जानते हैं अरब सोसाइटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रिलीजियस डॉक्ट्रिन। तो अगर डाइवर्सिफाई करनी है इकोनॉमी, तो सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करना होगा, और अगर सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करना है तो फिर आपको ओपन होना पड़ेगा, ज्यादा सेक्युलर होना पड़ेगा। तो आई थिंक गल्फ को भी ये रियलाइजेशन है कि पूरा जो उनका फ्यूचर है, अब भारतीय उपमहाद्वीप के साथ उनका क्या रिलेशन है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। और ये जो पूरा जियो इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड का, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की करेंसीज में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रीसेट में आगे आते हुए देख रहा हूँ, कि उनका फिर परचेजिंग पावर बचने नहीं वाला, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वीट स्पॉट बचता है, विच इज द भारतीय इकोनॉमी। तो फटाफट से जितनी भी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज हैं, दे आर शिफ्टिंग देयर ऑपरेशंस टू भारत, और उनके हेडक्वार्टर शिफ्ट हो रहे हैं वेस्ट में, ऑफिसेज बंद हो रही है उनकी, ले ऑफ्स अनाउंस हो रहे हैं वेस्ट में, और यहाँ पे पूरा उनका टॉप मैनेजमेंट जो है वो रेजिडेंट भारतीय में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बाय 2030 व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, नॉट द यूएस प्रेसिडेंट, by 2030. So this is the goal with which we are moving ahead. और भारतीय प्राइम मिनिस्टर तो आप भूल ही जाओ, उनसे तो मिलना भी भूल जाओ। तो that is what we are looking at. बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आपने की वाइब्रेंट जो अभी ग्लोबल समिट हो रहा है गुजरात का, एक बहुत बड़ी बात है। शेख ज़ैद साहब वहाँ पे एज़ अ चीफ गेस्ट है, और $86 बिलियन से ज़्यादा की जो एग्रीमेंट्स है वो ऑलरेडी साइन हो चुके थे। आज से 2-3 दिन पहले की बात है। क्या वजह है, मतलब ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेख ज़ैद साहब, एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान साहब बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं दुनिया भर में, लेकिन मोदी जी के साथ उनके, हम भी ये बात करते हैं बिल्कुल खुल के कि वाक़ई उनके बड़े क्लोज़ ताल्लुक है उनका, और वाक़ई वो भाई कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने न्यू दिल्ली में आज से 2 साल पहले कहा था कि मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एक ऑपोजिट सिचुएशन हो जाती है। क्या गलती करते हैं हम लोग कि हम कहते हैं, मैं ये नहीं कहता सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यूएई की बड़ी इकोनॉमी है। एक पावरफुल इकोनॉमीज़ हम कह सकते हैं। बट ये हम आपस में हमारी दीवारें जुड़ी हुई हैं। हम क्यों ये चीज़ें, क्या गलतियाँ हम करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदुस्तान करता है या पाकिस्तान, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ चीज़ है हमारे बीच के जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं बना पाई। हमारी पॉलिसी, आपको ऐसा लगता है कि हम उस डायरेक्शन में नहीं चले जिसमें हमें चलना चाहिए था, या कुछ और वजह आपको नज़र आती देखिए फखर जी, पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ है है? जी, वो इस थॉट प्रोसेस से हुआ है कि हम बिलोंग ही नहीं करते भारत को। ओके, जब क्योंकि और ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। राइट, और मैं बाकी जगह भी मैंने टॉक्स में बताया, और मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया। सपोज कोई कालखंड में आक्रांता कोई आया था, और उससे डर करके मैंने मेरा नाम सपोज अहमद कर लिया, ठीक, मेरे माँ बाप तो नहीं बदल जाएंगे। बिल्कुल सही। अब पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि वो मानना ही नहीं चाहता कि अम्मी अब्बू बाजू में है, तो वो हुँ, बाहर ढूंढते रहता है। तो कुछ टर्की ने अचीव कर लिया तो आप अपने अकाउंट में डाल देते हो क्रेडिट। स्पेन में किसी मुसलमान ने कुछ इन्वेंट कर दिया, आप अपने अकाउंट में डाल देते हो। तो एक जो प्राइड आना चाहिए अपने नेशन के लिए,
वो तो तब आएगा ना जब आपके अम्मू अब्बू, आपको पता हो कि अम्मी अब्बू कौन है। तो ग्रोथ होना ही नहीं है, ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा जब तक आप ये एडमिट नहीं करोगे कि आप लोग कन्वर्टेड हिंदूज हो। जिस दिन ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि मेरे माँ बाप तो हिंदू थे, उस दिन से प्रोग्रेस स्टार्ट होगा पाकिस्तान का। दिक्कत यहां पे है, फंडामेंटल प्रॉब्लम ही यहीं पे है, ठीक है। तो अगर आप शीशे में देखोगे तो आपको नाक, आंख, कान, स्किन, हाइट, कलर सब कुछ प्रभु श्री राम वाला ही मिलेगा, ठीक। उसको कोई बदल ही नहीं सकता। पेरेंट्स कैसे कोई बदल सकता है? नोबडी कैन चेंज देयर पेरेंट्स, ठीक। दिक्कत यह है कि आपने डेजर्ट के कपड़े पहन लिए, नाम डेजर्ट वाले रख दिए, और वो डेजर्ट के जो लोग हैं वो तो मानते ही नहीं है सबसे पहले कि आप ह्यूमन भी हो। मुसलमान तो दूर की बात, वो आपको इंसान भी मानना पसंद नहीं करते, वो पूरी अलग टॉपिक है। लेकिन बात ये है कि अगर एज अ कंट्री प्रोग्रेस करना है, अगर आपको प्राइड फील करना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। वरना आप चुराते ही रहोगे क्रेडिट यहाँ वहां से, बोलोगे मंगोलिया ने उस साल में ये अचीव किया था, सऊदी ने ये अचीव किया, टर्की ने ये अचीव किया, वो सब आप अपने झोले में डाल देते हो। पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? पाकिस्तान के इतने लीडर्स हैं, कभी उन्होंने विजन बताया? व्हाट इज द विजन ऑफ पाकिस्तान? वो सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं। और अच्छा, अगर तो आपको क्रेडिट डालना ही है किसी और कंट्री का, तो फिर आप सऊदी अरेबिया और टर्की क्यों नहीं बन जाते? हैंड ओवर द ज्योग्राफी टू देम। तो ये दिक्कत ये है कि भाई फंडामेंटल क्राइसिस ही आपका ये है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। अब जो बंदा अपने पेरेंट्स को रिजेक्ट करेगा, उसका प्रोग्रेस स्टार्ट कहां से होगा? राइट राइट। अच्छा, नोबडी ये कैन वाली चेंज बात, द पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स, मैं आपको पूछता हूँ, आप अपने माँ बाप बदल सकते हो? नो, पॉसिबल ही नहीं है, किसी हाँ, तरीके से तो ये हो नहीं तो सकता। तो आपका मीडिया, आपका करिकुलम, आपका हिस्ट्री के जो लिखने वाले लोग हैं, आपकी आर्मी, आपके आईएसआई, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने जो भी पॉलिसियां बनाई, वो उस बेस पे बनाई कि आपका माँ बाप कोई और है, राइट? तो वहां पे गड़बड़ है। ओके। अच्छा, मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे, यानी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की जो मेन डिफरेंसेस हैं, जो एक-दूसरे से दूरी है, वो मतलब आप कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं जो 2019 में, क्योंकि जंगें तो अनफॉर्च्युनेटली हमारे बीच में जंगें ही बहुत हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई है, अब वो एक हिस्ट्री है। उसकी तरफ हम नहीं जाते ना, उसको डिस्कस करते हैं। बट क्या वजह है कि 2019 में फिर हम एक-दूसरे के आमने-सामने आए, बड़े जिसे कहते हैं कि अ, चीन के साथ भी हिंदुस्तान की जंगें हुई, लेकिन एक ताल्लुक फिर भी मैं कहता हूँ कि बेहतर है, कारोबार भी चल रहा है, अभी भी चल रही है, इवन काफ़ी दूर रहे एक-दूसरे से। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये चीज़ नहीं होती, इस रीज़न को मैं समझना चाहता हूँ कि हमारी, मैं ये नहीं कहता कि जंगें नहीं हुई सर, वो उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, जो आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, उसमें भी मैं आपसे काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये वाली बात बहुत सारे लोग अब लोकली यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन और क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम दूर होते हैं, हम एक-दूसरे के साथ बैठते नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि इंडिया बड़ा मुल्क नहीं है, इंडिया की इकॉनमी बड़ी नहीं है। अ, ये सारी चीज़ें, ये अगर मैं नहीं भी कहूँगा तो ये है। मेरे कहने या ना कहने से ये कम भी नहीं होती, ना मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, ना मैं इसको घटा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, ईरान के साथ हो, चीन के साथ हो, इंडिया के साथ हो, बाकी दुनिया के साथ भी हो, लेकिन क्योंकि हमारे इमीडिएट जिसे कहते हैं नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली नहीं हो रहे। देखिए फ़खर जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि कश्मीर का जो इश्यू है, जी, उसको हम भारत भारत उसको इल्लीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी वाले नज़रिए से देखता है। राइट, और पाकिस्तान जो है, वो कश्मीर वाले इश्यू को रिलीजियस एंगल से देखता है, वो ठीक, ऑक्यूपेशन के एंगल से नहीं देखता। ठीक, तो फंडामेंटल डाइवर्जन इधर है। तो बिल्कुल। अगर जब तक ये, इट्स अ बिग इशू, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, और मैं तो फंडामेंटली, देखो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान का एक्चुअली, पाकिस्तानियों को अगर जो कोई भी हमें सुन रहा है, अगर उनको समझ में आएगा कि भाई
एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा है, पेशावर में कुछ नहीं कर पा रहा है, लाहौर में कुछ डिलीवरी नहीं दे रहा, कराची में नहीं दे रहा है, ग्वादर अभी हाथ से निकल जाएगा क्योंकि आपने एंट्री दे रखी, उनको सारे कर्जे सर पे ले रखे। तो जब कोई डिलीवरी नहीं है तो एक खाली एक इशू के चलते आप कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, जहां पे आप अपना पूरा देखो। एक बात है कि अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेस में जाना है, उस पाथ पे चढ़ना है सीढ़ियां, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको मानना पड़ेगा कि पूरा सिलेबस का रिवैम्प चाहिए अगर इकोनॉमिक्स होनी है तो। और अगर सिलेबस का रिवैम्प चाहिए ग्राउंड लेवल पे तो 50 से 100 बिलियन डॉलर जितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों पर भारत के अलावा कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सब चाहते हैं कि आप कटोरा लेके घूमें। बाकी पूरा विश्व चाहता है कि आप कटोरे लेके घूमो। सिर्फ और सिर्फ भारत का इंटरेस्ट है कि आपका डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो, आप अपने देश के जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन करना शुरू करें, एक प्राइड आए अपने कल्चरल रूट्स पे कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स हिंदू ही थे, क्योंकि शीशे में साफ दिख रहा है, नाक दिख रहा है, आईज दिख रहा है, स्किन का कलर दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। ओके, कुछ भी मैच नहीं करता ईरान के साथ या टर्की के साथ या मंगोल के साथ। ठीक, तो जब ये प्राइड आ जाएगा और एक बात समझ में आएगी कि लेट्स क्लोज द चैप्टर, हैंड ओवर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू इंडिया, क्योंकि वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ दे पा रहा है, भारत दे पा रहा है। आज इंडिया के साइड के कश्मीर में जो लोकल्स हैं वो अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना उनके बच्चियों की शादी हो जाती है बूढ़ों के साथ, ना पॉलीगैमी वाला कुछ वो फेस कर पा रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पूरी सर्विसेज मिल रही है, पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो पहनना ओढ़ना पसंद करते हैं वो कर सकते हैं वो। तो एक प्रगति की राह पे अगर आगे बढ़ना है, राइट, वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन से छूटना है जो आपको 1400 साल पहले घसीट के डेजर्ट वाली प्रैक्टिसेस में लेके जाते हैं, उससे अगर बाहर निकलना है, वुमेन को इक्वल राइट्स देने हैं और कंट्री के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना है, अगर उस डायरेक्शन में जाना है तो सादा सी बात है कि जो डिलीवर कर पा रहा है उसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान, अगर मैं खुद पाकिस्तानी होता तो मैं आज अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करता कि भाई पीओके क्लोज करो, ट्रेड रूट्स ओपन करो, भारतीय एंशिएंट मंदिर साइट्स जो है उसको रिवाइव करते हैं, लेट इंडियंस कम इन, उससे कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम इज अ वेरी बिग कैश फ्लो। फकर जी, आप इसको हल्के में ना लें। अयोध्या जो है 22 तारीख को फंक्शन होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ, अयोध्या रीजन अकेला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर जाएगा इसी डिकेड में। सिर्फ अयोध्या, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, $1 ट्रिलियन वो अकेला क्रॉस कर जाएगा इसी डिकेड। जबरदस्त, जबरदस्त। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मंदिर इकोसिस्टम की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आज कैलिफोर्निया को कुछ हो सकता है, न्यूयॉर्क को कुछ हो सकता है, शिकागो को कुछ हो सकता है, लेकिन काशी को कभी कुछ नहीं होगा, तिरुपति को कभी कुछ नहीं होगा, अयोध्या को कभी कुछ नहीं होगा। वो इकोनॉमी हमेशा से चलती रहेगी। तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि कुछ ही सालों में अगर सऊदी अरेबिया में प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पाए जाए कुछ ही सालों में, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये मंदिर टाउन्स को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अर्थक्वेक, फ्लड आया, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इनको कुछ नहीं हुआ। सो आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ तो यूएई में प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा मंदिर जो है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो लाओस, कंबोडिया इस तरफ से लेके सऊदी अरेबिया, यूएई उस तरफ, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस मंदिर इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाएगी और भव्य मंदिर बनेंगे। भारत में नहीं है, उससे भी ज्यादा बढ़िया बनेंगे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, हर जगह। और क्योंकि ये पूरा कैश फ्लो सिस्टम पे चलता है। ओके, तो हमें सरप्राइज नहीं हुआ जब तालिबान ने बोला कि भाई बामियान बुद्धा में हमने नीचे टिकट का काउंटर लगा दिया है। तो ये वही तालिबान है जिन्होंने उसको अटैक किया था, बामियान बुद्धा को। हाँ, उनको भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ रहा है कि मंदिर इकोसिस्टम इज अ बिग इकोनॉमिक कैश फ्लो। तो पाकिस्तान तो भरपूर है इससे, आपके हिंगलाज माता मंदिर है, शारदा माता का है, इतना सारा है। शारदा टेम्पल नीलम वैली में है कश्मीर में।
जी, जी। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा अनटैप्ड पोटेंशियल आपका पूरा ओपन हो सकता है। लेकिन इसके लिए यही है कि यू हैव टू मेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैंड ओवर द पीओके टू अस, और आप एक अलाइन हो जाओ दिल्ली के साथ हुँ, कि भाई हमको पूरा सोसाइटी डीरेडिकलाइज करना है। तो इसमें आप हमें क्या मदद कर सकते हैं? और जहां तक हुँ, मेरी समझ में आती है कि जी, जैसे ही भारत के साथ आप अलाइन करोगे, तो हुँ। सऊदी अरेबिया और यूएई और गल्फ से बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हो जाएंगी ये डी रेडिकलाइजेशन की फंडिंग देने के लिए पाकिस्तान को। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात आपने की लेकिन अगर हम थोड़ा-सा अभी रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 1979 में जब अफ़गानिस्तान में जिहाद के नाम पे जो कुछ हुआ, अमेरिका सोवियत यूनियन को तोड़ना चाहता था, तो उसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा रोल था, लोग आते रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हम उससे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एज़ अ स्टेट, हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। लेकिन इन लोगों ने भी तो उस चीज़ को प्रमोट करते रहे और आज सऊदी अरेबिया तो चलें ठीक है, अच्छी बात है कि वो थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ सम्त में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। अमेरिका तो ख़ैर अपना ही उनका हिसाब-किताब है। लेकिन हम उस चीज़ को डॉक्टर साहब फेस कर रहे हैं, उस हीट को अभी तक हमें वो हीट खत्म नहीं हुई बल्कि वो हीट बढ़ी है। तो मसला तो तो ये है कि फखर ये जी, लोग ये देखिए प्रॉक्सीज़ के लिए देखिए ये कुछ कर देते हैं कि आम जो लोग होते हैं, आम जो जनता होती है, वो फेस कर रहे होते हैं ना। इसमें मेरा कसूर तो नहीं, मुझे अफ़गानिस्तान से क्या मसला था, मुझे सोवियत यूनियन से क्या मसला था, मुझे अमेरिका से क्या लेना था और मुझे सऊदी अरेबिया से क्या लेना था। हम्म, देखिए आप फखर जी, आप जो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत रिपरकशन इसका झेला, ये जी, जो कुछ भी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस पे हुआ, जी, बिल्कुल उतना ही रियलाइजेशन आज सऊदी अरेबिया और यूएई को भी तो हो रहा है कि उनका सऊदी अरब आधा आधा क्रूड ऑयल का वेल्थ बर्बाद कर दिया गया सिर्फ और बिल्कुल, सिर्फ रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में। या अब वो मुफ्त का क्रूड ऑयल निकल रहा था, अभी भी निकल बिल्कुल, रहा है, एग्ज़ैक्टली लेकिन उसका रिलेवेंस अगर आप देखो तो जो हम कॉप 28 जो यूएई ने होस्ट किया, उसके बाद सस्टेनेबल हाँ, डेवलपमेंट के गोल्स जो है, सऊदी अरेबिया का जो विजन है 2030 और यूएन का जो क्लाइमेट गोल्स है, अगर हम इन सबको देखें तो मोटा मोटी ये समझ में आता है कि गल्फ को समझ में आ रहा है कि अगर स्टॉक होगा भी तो भी क्रूड ऑयल का कोई रेलेवेंस नहीं रहने वाला। तो नाउ दे आर डेस्परेट। तो जितना पाकिस्तान की आवाम ने झेला है, उतना ही सऊदी अरेबिया और यूएई को रियलाइजेशन आ चुका है कि ये तो हमारा आधा वेल्थ बर्बाद हो गया ये करने में। तो आई थिंक दे आर टेकिंग अ रिवर्स टर्न। तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि दे शुड आल्सो टेक अ रिवर्स टर्न। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिर में अभी आपने ग्लोबल समिट की भी बात की, हम इस रीजन की भी बात करते हैं मेरे ख्याल से इस पूरे रीजन को ज़रूरत है कि इसकी इकोनॉमी अच्छी हो। इंडिया में उसमें बहुत आगे चला गया, 5th पे था, फिर 4th पे, अब शायद 3rd की तरफ। अच्छा, मैं आपको सीपैक के बारे में जरा बताऊं। प्लीज़, आपका प्लीज़, जो प्लीज़, सीपैक प्लीज़, प्लीज़। देखिए, ये जो सीपैक वाला जो रूट है, हुँ, ये तीसरी बार चाइना अबेंडन करने वाला है। हुँ, एंशिएंट चाइना इसको 2 बार अबेंडन कर चुका है, यही रूट को बना हुँ, के छोड़ चुका है, हुँ, और क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कभी था ही नहीं। हुँ, ठीक है, तो ये जो सीपैक का जो मामला है, और ज्यादातर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको बोला जाता है, जी, इसमें प्लान ये था कि 2010 के आसपास चाइना को समझ आई कि ऐसे रीजन के प्रोजेक्ट्स जहां पे लोग गरीब होते हैं, वो प्रोजेक्ट का कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता, हुँ, वैसे रीजन के प्रोजेक्ट्स में जो विमेन होती है वहां की, वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। ये हुँ, उन्होंने 2010 के आसपास अफ्रीका से सीखा। हुँ, उसके बाद उन्होंने ये मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। मैं इसको हुँ, मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट बोलता हूँ क्योंकि हुँ, मुझे पहले से पता था ये वही था। ठीक। हुँ, तो या इसमें क्या हुआ है कि बीजिंग से क्रिमिनल्स छोड़े गए एज वर्कर्स सारी कंट्रीज में। हुँ, प्रोजेक्ट तो फाइनेंशियली कभी फिजिबल स्टार्टिंग से ही नहीं था, उसका कोई हुँ, सेंस था ही नहीं। ओके। और
ये जो पैसा दिया गया वो चाइना वो वापस राउट करके लेके चले गए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टू लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, वो भी चाइना से आया ज्यादातर। ठीक, तो पैसे तो वो लेके चले गए। अब जो वो नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट है वो आपके सिर पे फोड़ रहे हैं और डेट आपके सिर पे डाल के जितना उनको वुमेन का सप्लाई मिला शादी करने के लिए वो कंप्लीट करके वो निकल लेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। और जो पूरा कर्जा है वो आपके खाते में जाएगा। दिस इज सीपेक। अच्छा, वो तो खैर एक उस पे बहुत बात हुई, मेरे ख्याल में मैंने भी काफी सारा वर्क उस पे किया है और अब भी करता हूँ चाइनीज मैं अगर इन्वेस्टर आपको के साथ। पूछूं, आपने वर्क किया है, मैं आपको जरा पूछूं कि चाइना इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, सही? बिल्कुल बिल्कुल है। आपका ईरान वाला ट्रेड फ्री फ्रोजन है, अफगानिस्तान वाला फ्रोजन है और भारत वाला फ्रोजन है। जी। तो पाकिस्तान सीपेक का क्या करने वाला था? बिकॉज चाइना इज अ नहीं, एक्सपोर्टिंग नेशन। वो एक उसके ऊपर मैंने कहा ना कि इवन पार्लियामेंट में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे मसले मसाइल हैं उसके, कोई मेरा ख्याल मैं उसकी आपको कोई बता रहा बात हूं जितनी कि वो पाकिस्तान का रिजल्ट भी अभी तक इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं नहीं होना हुआ ही जो नहीं है जो कभी, लोग एक्सपेक्ट कर वो रहे थे या कभी जो नहीं कहा होगा। गया वो चीज नहीं सामने आई, अभी तक तो नहीं आई। और उनके बहुत सारे अपने भी कंसर्न्स उन्होंने शो किए हैं। लास्ट जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनके साथ भी उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को रेस किया और अब भी वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आके और वो पैसा लगा के और चले गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं लोगों को समझ में फक्कर आई जी, है ये बात। दिक्कत यह है कि जब आप कॉरिडोर बोलते हो, जी, कॉरिडोर शब्द का मतलब होता है कि वो 4 डायरेक्शन में ओपन होता है। एग्जैक्टली। आपकी तो सारी डायरेक्शन ब्लॉक है, तो आपने हम्म कॉरिडोर का करना क्या था? हम्म तो हमने क्या पाकिस्तान करना है, कैन नॉट हमारी मेक तो अ सिंगल रुपी। देखिए डॉक्टर साहब, हमारी तो नहीं टोटल आप एक्सपोर्ट्स ही कुछ 20 पैसे 21 बना अरब ही नहीं डॉलर की सकते। हमारी टोटल सुने सुने, एक्सपोर्ट्स है अनफॉर्चुनेटली। आपने जब फ्रोजन कर रखा ना, आपने ईरान फ्रोजन करके रखा, अफगानिस्तान फ्रोजन करके रखा और भारत का बॉर्डर फ्रोजन करके रखा, या तो आपके पास तो दरिया ही है और ऊपर एक्सपोर्टर नेशन है विच इज चाइना। आपने उस कॉरिडोर का बिल्कुल करना क्या था जब बिल्कुल चारों हम डायरेक्शन में ओपन ही नहीं है? वो बेसिकली जो वो चाहते थे या वो जो करना चाहते थे वो तो पाकिस्तान मैं लाजमी मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20-21 अरब डॉलर की हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स, अगर इसको बढ़ाया भी जाए तो 30-40 अरब डॉलर तक जा सकती हैं अभी, मतलब अगर बहुत स्पीड हम दे दें। इस उसके लिए पाकिस्तान के पास जो दो पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी और बिन कासम, तो वो भी काफी हैं। बट ये तो चाइना का ये था कि उनका ये गोल था कि भाई वो जाएंगे और दुनिया में अपने माल को वो पहुंचाएंगे। हम तो उनके लिए एक जैसे कहते हैं कि कंज्यूमर इकोनॉमी, हम उनसे माल लेते हैं और यहाँ पे खर्च करते हैं। वहां तो कुछ क्योंकि हम हमारा उनका आपको पता है ट्रेड बैलेंस जो है वो मतलब डिसबैलेंस है, बेसिकली बैलेंस तो नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ, क्योंकि उनकी तरफ से तो छोटी छोटी चीजें, ये छोटा पेन भी है ना, ये भी इसमें भी मेड इन चाइना आपको लिखा हुआ है, छोटे से लेके और बड़ी चीज तक सारी की सारी वहां से आ रही है। तो उसका तो जो तरीकाकार था वो नहीं हुआ। मैं जस्ट लास्ट में आपसे इन शॉर्ट चाहूंगा कि एक इंडिया भी कॉरिडोर की इंडिया ने भी बात की अभी जब G20 हुआ, फिर उसके बाद इकोनॉमी को पहले उन्होंने फिफ्थ पे, फिर फोर्थ पे और अब नंबर थर्ड की तरफ, यानी 5 ट्रिलियन की तरफ मतलब आप लोगों की इकोनॉमी जा रही है। क्या चीजें ऐसी हैं कि जो सराउंडिंग्स की कंट्रीज हैं, यानी जो नेबरिंग कंट्रीज है जिसमें बांग्लादेश है, बहुत फायदा उनको हुआ है। इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल को बंद करके उनको वो माल देते हैं और उसका वो फायदा उठा के और अच्छा खासा पैसा उससे कमाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह और कंट्रीज भी, लेकिन ये रीजन कैसे इन सारी चीजों से फायदा उठा सकता है, इन शॉर्ट में आपसे कमेंट चाहूंगा। देखिए फकर जी, एक जो पूरा जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, जी, क्योंकि जब जब आप साउथ एशिया बोलोगे तो यू ओके, आर ट्राइंग टू से दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद द रूट, एंड द रूट ओके, इज भारतीय सब कॉन्टिनेंट। राइट, तो हम हमारा जो विजन है वो ये है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और जितनी भी कंट्रीज हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, इनका हम को एग्जिस्टेंस और साथ में प्रोग्रेस चाहते हैं। हम नहीं ओके, चाहते कि खाली हमारी जेब भरी हो, हम हम्म चाहते हैं कि सभी सभी सुखी रहें। और आपने देखा ही होगा कि जब कोविड वैक्सीन की बारी आई तो हमने डेवलप्ड कंट्रीज को साइड पे रखते हुए पहले नेबर्स के लिए देखा, हम्म राइट? जब मालदीव्स की बात होती है तो 15,000 से ज्यादा मेडिकल वीजा जब पूरी दुनिया बंद हो रखी थी,
तो हमने दिए हैं उनको। जब उनको पानी हुँ, की ज़रूरत थी तो हमने सप्लाई किया है। हुँ। श्रीलंका को पूरा हमने चाइनीज़ डेट से बाहर निकाला है। हाँ, बिल्कुल। आज हमें वो यस, धन्यवाद करते हैं, राइट? बिल्कुल। नेपाल का तो आप जानते ही हैं, मिथिला का कॉरिडोर अयोध्या के साथ लिंक होने वाला है। तो नेपाल का तो हमारा रोटी-बेटी का रिश्ता है। तो उनके साथ भी जो अभी जयशंकर जी गए थे तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इंक्लूडिंग डैम प्रोजेक्ट्स के साथ। तो या एक जो हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को, कि पूरी इकोनॉमी साथ में ऊपर जाएगी भारतीय इकोनॉमी के साथ, और एक फाइन, सीमलेस कनेक्टिविटी बनेगी भारत के साथ, जहाँ पे श्रीलंका ने वीजा फ्री फाइन, ट्रैवल कर दिया हमारे टूरिस्ट के लिए। तो बांग्लादेश राइट। भी चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन हो दोनों इकोनॉमीज का, बिल्कुल, वाटरवेज से लेके रोडवेज से सारा इंटरकनेक्टेड हो, तभी सही। ट्रेड बढ़ पाएगा, राइट? रीजनल, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम चाह रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस भी एकदम सीमलेसली हो, जहां पे हुँ, यूपीआई जो हमारा इंटरफेस है, जो अब इतनी सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड है, बिल्कुल हुँ, वैसे रुपे कार्ड जो है, जिसमें सारी 30 प्लस कंट्रीज इंटरेस्टेड है। जी। और आज जब हम 22 कंट्रीज के साथ रुपी ट्रेड में जाने वाले हैं, इसका सेटिंग अभी चल रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये 22 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इंडियन रुपी में ट्रेड करेगी। तो बिल्कुल, हम जो या देख रहे हैं, ब्रिक्स प्लस में हम एक बहुत बड़ा मेजर रोल देख रहे हैं, जहां पे हम डी राइट। डॉलराइजेशन के लिए पूरे रीजन को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ओके और बिल्कुल सही बात है कि मतलब और मकसद ये है बात करने का कि जंगें बहुत हो गई हैं। एक-दूसरे से नफ़रत भी बहुत कर ली है। बहुत कुछ हो गया है हालाँकि इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है 75-76 साल इतना लंबा टाइम नहीं होता किसी मुल्क को बने हुए। लेकिन फिर भी बहुत कुछ जब हमने करके देख लिया तो अब ये भी करके देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने एंड में बताया कि हमारी एक कनेक्टिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं बाकी दुनिया के साथ, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो व्हाई नॉट मतलब पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए, उठाना चाहिए। अपनी जो ईगोज़ हैं, जो चीज़ें हमने की या जो कुछ भी हुआ, उसको एक साइड पे करके और कहा जाए कि हाँ, ठीक है यार, हम एक कल भी साथ थे, आज चलो अलग कंट्रीज़ रह के भी हम साथ आपस में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन नहीं है। वो हम सुनते हैं ना कि आप मोदी है आप तो खाली मुमकिन है। आप खाली ये सोच के देखें कि सचिन तेंदुलकर या धोनी मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब यहाँ से शिफ्ट होके पाकिस्तान आके एक फ्रेंडली मैच खेल के जाए, क्या मतलब बात है! इतना सीमलेस हो, ज़बरदस्त! इतना एक्सीलेंट, इतना एक्सीलेंट, सीमलेस मज़ेदार, इतना सीमलेस होना चाहिए। बहुत इनफ्लो और मज़ेदार, आउटफ्लो बहुत इतना मज़ेदार। सीमलेस होना चाहिए। और हो सकता है ये नामुमकिन नहीं है लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मैंने कहा कि जो एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में तो मसला है या जो भी है चल चल रहा है। लेकिन जो बाहर दूर बैठे हुए कुछ ताकतें हैं, वो भी शायद चाहती है कि इसी तरीके से रहे क्योंकि उनका काम इससे बहुत अच्छा चलता है। ख़ैर हमें खुद से इस चीज़ को इतनी अकल तो होनी चाहिए हमें भी एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक-दूसरे की तकरीबन सेम लैंग्वेज बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा हमारी एक जैसी शक्लें, बिल्कुल एक जैसे खाने-पीने, बहुत कम मेरे ख़्याल में फ़र्क है, बहुत कम फ़र्क है। रिलिजन का फ़र्क कोई मतलब चीज़ नहीं है कि डॉक्टर साहब किस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं और फ़खर यूसुफ़ज़ई किसको फ़ॉलो करते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर शेख ज़ैद साहब, मोहम्मद बिन सलमान साहब आपस में वो जाके जप्पियाँ लगा सकते हैं और मोदी साहब उनके साथ और वो उनके साथ, तो ये नामुमकिन नहीं है। ये हमारे साथ ये सामने हमारी बात क्लियर है। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय टेक हिंद। केयर, बाय, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू डॉ